Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today's topic is about ionization energy and electron affinity and electron negativity. But we just stick to the ionization energy. So let's start today's topic, in which we're going to study about the ionization energy of an element is the minimum energy required to remove an electron. आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, गौर से सुनिएगा. द एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम एनर्जी, कम से कम, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैशियस एटम टू फॉर्म आयन. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. गौर से सुनिएगा. वो एनर्जी, प्लीज म्यूट योर माइक. थैंक यू. ओके. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम एनर्जी, यानी कि कम से कम एनर्जी की वो मिकदार जो आपको चाहिए हो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालें. कहाँ से निकालें? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडरलाइन कीजिए. इसके बगैर आपकी जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल नहीं होगी. गैशियस एटम, कि एटम तो है लेकिन वो किस स्टेट में होगा? गैशियस स्टेट में होगा. टू फॉर्म एन आयन, कि वो फिर क्या बन जाए? आयन बन जाए. ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी एटम में से तो फिर वो एटम क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन बनेगा. द प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकला, पीछे मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये कंडीशन जिसमें मैग्नीशियम ने ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये उसी वक्त देगा जब तक कि ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ले नहीं लेगा. दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. डेल्टा एच इज इक्वल टू 738 किलो जूल पर मोल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये ड्रॉ करता हूँ एक स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज दिस द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैग्नीशियम एटम. अब ये इसका इलेक्ट्रॉन है, आपने इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकालना है. फॉर अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं. अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस जगह पे आपको कोई ना कोई और चीज़ देनी पड़ेगी. अगर आप किसी से कोई काम लेते हैं, कोई वर्कर है आपके पास, कोई लेबर आपसे काम लेना चाह रहे हैं आप उससे, या कोई भी चीज़ है, तो उसके बदले में, उसके एवज आपको उसको मनी, पैसे, खुराक, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. इसी तरह अब ये आपका एक एटम है, ये इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है. ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इसको इतनी ही अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी. जब ये एनर्जी इधर जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा. जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये एटम फिर आपका क्या बन जाएगा? एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा. लेकिन कंडीशन क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस एटम में से आपको उस एटम को क्या लाना पड़ेगा? पहले गैशियस स्टेट में लाना पड़ेगा और आइसोलेटेड फॉर्म में लाना पड़ेगा. अबाउट दिस डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. एवरीवन. ओके. ये कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी इन्होंने दिखाई हुई है यहाँ पे आपको. तो इनकी अब बात कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे है आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स. ये कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पे आपको बता रहा है कि इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है. आज का टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जीज पे बात करेंगे बस. ठीक है. तो डेफिनेशन का हमने एक पार्ट देखा है. अब इसमें वो कंडीशन बताएगा कि एक्चुअली में ये होती कैसे हैं या हम इसको कैसे कर सकते हैं. So let's see this one. In the gaseous phase, आपने क्या करना है
कि उस एटम को किस में लाना है, उस एलिमेंट को जिसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे पहले आप उसको गैसियस फेज में लाएंगे। ना तो वो सॉलिड फेज में इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ना ही लिक्विड फेज में। द एटम एंड आयंस आर आइसोलेटेड, उनको आपने क्या करना, आइसोलेट कर लेना, अलग कर लेना उस पूरे सिस्टम में से। एंड आर फ्री फ्रॉम एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, और वो फ्री हो बिल्कुल, कि उसके ऊपर बैरूनी किसी किस्म की कोई कुव्वत या किसी किस्म का दूसरा दबाव ना हो। इससे क्या होगा कि वो एटम वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, गैसियस फेज में होगा, आइसोलेटेड होगा। दस द आयनाइजेशन एनर्जी इज द क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्या है ये, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। किस चीज की क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड एटम, कि एक आइसोलेटेड एटम की स्टेबिलिटी कितनी है। जब आप एक एटम को गैसियस फॉर्म में लाने के बाद आइसोलेट करते हैं, अब वो कितना स्टेबल है, यानी कि वो कितनी कुव्वत देगा या कितनी ताकत से वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा। इस चीज का इन्हिसार किस चीज पे होगा, कि वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट गिवन इन द टेबल, ये जो फर्स्ट की है उसकी मेंशन है। प्लीज एवरीवन टर्न ऑफ योर म्यूट योर माइक माय डियर, थैंक यू। अच्छा जी, ये देखिएगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आपके सामने ये एक एटम है, ठीक है। आपने यहाँ से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। गैसियस एटम में आइसोलेटेड, आइसोलेटेड ऐसा होता है अलग थलग निज़ाम होता है। आपने इसमें से क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, जिसने इसको अपने साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से पकड़ा हुआ है। अब ये तभी यहां से निकलेगा कि इस जगह पे इस इलेक्ट्रॉन की अमाउंट के मुताबिक एनर्जी आए, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे इसी हालत में रहे। ये एनर्जी यहाँ पे आएगी और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जिसे आप डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताएगी कि आपका एलिमेंट, आपका वो एटम कितना स्टेबल है। यानी कि ये स्टेबिलिटी बता रहा है कि अगर तो ये थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी लेके निकल जाता है तो इट्स मीन इट्स नॉट इनफ स्टेबल। लेकिन अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इट्स मीन इट्स क्वाइट स्टेबल, और इसकी स्टेबिलिटी इस एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। Till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. Everyone, please. अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है इसका, थैंक यू वेरी मच। ये देखिएगा यहाँ पे, फैक्टर इन्फ्लुएंस द आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें एक बात का हम डिस्कस करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज उसको भी हम क्लियर करें कि आयनाइजेशन एनर्जी पे फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। It is observed that the ionization energy of atom depend upon the following factors. सबसे पहले बता रहा है एटॉमिक रेडियस, आपने बड़े डिटेल से इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा एटम है, जबकि ये आपके पास एक बड़ा रेडियस का एटम है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो जिसका रेडियस बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। इट्स मीन कि यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसका होल्ड थोड़ा कम हो गया। नंबर एक तो ये बात आ गई। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर ऑफ द एटम। अगर यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर 1 है, ठीक है, तो कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर इसका ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है इसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट आता है वो क्या है, ये देखिएगा और इसको समझिएगा बड़े गौर से कि ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक ऑर्बिटल ड्रा किया, ठीक है,
फर्स्ट शेल, लेट्स सपोज ये सेकंड शेल था, ये इसके अंदर एक और शेल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेंटर में अब क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपके एटम का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और आपके यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पॉजिटिव चार्ज जो है या जो न्यूक्लियर चार्ज है, इसने होल्ड करना है तमाम इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये प्लस चार्ज न्यूक्लियस सबसे पहले तो जाएगा, इसको पकड़ेगा, उसके बाद ये मूव करेगा इसकी तरफ, और सबसे आखिर में ये मूव करेगा इसकी तरफ। अब आप देखें कि इसको पॉजिटिव को, ये जो प्रोटॉन है, इनको यहाँ तक जाते हुए इन दोनों को अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सबसे पहले इनको होल्ड करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को। शील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे वो कैप्टन अमेरिका है, उसकी ढाल होती है, तो बिल्कुल ये क्या कर रहे हैं, इसको शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। वहां तक जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। और दूसरा क्या है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब ये रिपल्शन आपस में भी पाई जा रही है और एक दूसरे के साथ भी पाई जा रही है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शील्ड करते हैं और न्यूक्लियर चार्ज वहां तक नहीं जाता। माय डियर स्टूडेंट, टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। दिस इज अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट। जी बेटा प्लीज। सर जो आयनाइजेशन एनर्जी है सर, वो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके शेल में से निकालने के लिए जितने भी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे कहलाएंगे सर। जी जी, लेकिन उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे साथ। कंडीशन क्या लगाएंगे कि एटम क्या होगा, किस फॉर्म में होगा। पहली हालत होगी कि उसको हम गैसियस स्टेट में लाएंगे, ये एक कंडीशन है, इसके बगैर आपकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। सेकंड क्या कंडीशन होगी आपकी, कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में होगा। ये दो कंडीशन है, इसके बगैर आपकी डेफिनेशन, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्लियर है? ओके सर। ठीक है जी। नंबर 4 पॉइंट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, के ऑर्बिटल की नेचर क्या है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये ऑब्जेक्टिव में इनमें से मोस्टली 2 का पूछा जाता है कि राइट एनी 2 अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी या फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी। कोई से 2 लिखे जाते, तो आप चारों याद कर लीजिएगा। ओके जी, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक हियर, दैट इज अबाउट द वेरिएशन। तो ये कुछ के लिखे हुए हैं यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, वेरिएशन ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में अब ये किस तरह से वेरी कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट टू सी फ्रॉम हियर। इन द पीरियोडिक टेबल, Hassan, please turn off your mic. Thank you. In the periodic table, the ionization energy increase from left to right. जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन द प्रोटॉन नंबर। रीजन क्या है, एक तो आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, लेफ्ट में आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक, जबकि राइट में आपके पास क्या है, हीलियम He, इसका प्रोटॉन नंबर 2 है और इसका 1 है। सो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन के साथ कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड विद द इंक्रीज इन द प्रोटॉन नंबर। अब वहाँ पे आपके पास क्या हुआ, प्रोटॉन नंबर बढ़ना शुरू हो गए अंटिल अ मैक्सिमम वैल्यू रीच, कहाँ पर पहुंचे, एट द end of the period. This may be explained in term of periodicity of the electronic configuration of element. तो ये डिपेंड कर रही है periodicity पे of the periodicity of the element. Each period begin with an element which has one electron in its valence shell and ends with the completion of the electronic shell. क्या कह रहा है कि हर एलिमेंट स्टार्ट होता है, जैसे सोडियम है, कोई भी आप देख लें Na, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है,
लेकिन जब आप इनके पीरियड के आखिर में जाएंगे तो वहां पे नियोन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल Ne, और जो भी उनका आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होगा, कंप्लीटेशन 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो ये एक पीरियोडिसिटी इस तरह से चलती है। द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जाहिर है जब वो मूव करेंगे एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो उस नतीजे में क्या होगा, आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा, मीन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है, विच लीड टू स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी लिहाज से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्टीमेटली रिजल्ट इन डिफिकल्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी मैं मेरे यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो, एवरीवन प्लीज। ओके, okay. In group, the ionization energy decrease in spite of increasing the proton number or nuclear charge. ये बड़ा अहम पॉइंट है बेटा, इसको जरा गौर से सुनिएगा। अब कह रहा है इन अ ग्रुप, अगर आप ग्रुप में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, हालांकि इन स्पाइट, हालांकि क्या हो रहा है, इन द इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, हालांकि वहां पे प्रोटॉन नंबर तो बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। रीजन क्या है, अब यहाँ से इसकी रीजन देखिएगा। ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर का ये क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है, गौर से सुनिएगा इसकी रीजन। वाई इन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है, और वो कहेगा हालांकि वहां पे प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, उसकी रीजन बताने लगे हैं। दिस इज ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। क्या होगा ये देखिएगा, जैसे ही आप एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, आप नीचे आते हैं हाइड्रोजन से, इसमें आपके पास 2 शेल आ गए, उससे आप नीचे आएंगे, आपके पास थर्ड में कितने शेल आ जाएंगे, 3 शेल आते जाएंगे। तो ये देखिए ये साइज बढ़ता जा रहा है ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट अ लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यही वजह है कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर होते जाते हैं अपने न्यूक्लियस से। तो जितना न्यूक्लियस से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उतनी ही थोड़ी एनर्जी चाहिए वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। The force of attraction between the nucleus and the outer electron decrease with the increase in distance. तो जाहिर है जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा इजी हो जाएगा। The electron can be removed more easily or with less energy. Moreover, the force of attraction also decreases due to the increase in shielding effect. तो ये देखें दूसरी रीजन क्या बता रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ रहे हैं। जाहिर है जो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस की ज्यादा फोर्स जो थी वो अपने पास रख ली, अब जो थोड़ी सी थी वो बाहर जाएगी, तो ये उसके लिए और ज्यादा आसान होता जाएगा। टिल हियर एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप्स, जी बेटा अनान। सर शील्डिंग इफेक्ट किस तरह बनेंगे सर, ये जरा दोबारा बताएं। बेटा आप लेक्चर दोबारा सुनिएगा, मैंने बड़ी डिटेल से बताया शील्डिंग इफेक्ट का। चले टाइम कम है, मैं बताता हूँ दोबारा, और से सुनिएगा। ये देखें शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, और ये आपका एक इंटरनल शेल है, ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले तो वो ही इस पॉजिटिव चार्ज को अपने पास रोक लेंगे, या आप कह लेंगे इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को करेगा जाके अटैक करेगा या उसको अट्रैक्ट करेगा जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये कोशिश करेंगे और मैक्सिमम ये इसके पॉजिटिव चार्ज को रोक लेंगे। तो ये एक किस्म का क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को या न्यूक्लियर चार्ज को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाने
ही नहीं दे रहे, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी आप लेक्चर गौर से सुनिए, ओके। दोबारा से आपको ये समझ आ जाएगी, नहीं आएगी मैं दोबारा बता दूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप एबनॉर्मल है, ट्रेंड है। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किस बेसिस पे है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इस तरह से हो रहा है। ये ग्रुप 3A में और 4A में ये जो एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं इनमें। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है आज का, देखते हैं जिसके बारे में, जस्ट अ सेकंड। हायर आयनाइजेशन ये कल ही करेंगे जी, ये ज्यादा हो जाएगा, इसमें सेकंड भी होगी थर्ड भी होगी। यहीं तक है, 4 मिनट्स रह गए, कंप्लीट नहीं हो पाएगा।